चाहिए था वो जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण से होना चाहिए था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ये सभी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार सही थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वामी विवेकानंद वाज द पीपल ऑफ, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद जी किसके शिष्य थे? तो आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी जो इसके पहले सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हुआ था वहाँ भी ये पूछा गया था। तो स्वामी विवेकानंद जो शिष्य थे दोस्तों वो राम कृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है? वैज्ञानिक, मूल आधारित, इतिहास या संस्कृत? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान दिया था? माता पिता, शिक्षकों को, या फिर ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। माता पिता और शिक्षकों को, अब्दुल कलाम आज़ाद ने माता पिता और शिक्षकों को नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, पूछा गया है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? जब स्वामी विवेकानंद जी श्री कृष्ण से मिले थे, यानी कि श्री कृष्ण रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण से मिले थे, तो उनकी पहली मुलाकात में उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? क्या पहला ऑप्शन दिया गया कि क्या आपने ईश्वर को देखा, ये पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, या फिर ऑप्शन बी दिया गया कि आपको लगता है कि ईश्वर विद्यमान है, या ऑप्शन सी आपका है कि क्या ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं, और या डी दिया गया है कि कोई ईश्वर है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो आपका सही आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपने ईश्वर को देखा है, यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ट्रस्टीशिप, फेलोशिप, पूंजीवाद या समाजवाद। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रस्टीशिप। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवाद एक प्रकार का सिद्धांत है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया था कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या उपरोक्त सभी। क्या आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य थे उनको किस स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर व्यक्तिगत? तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करने का प्रयास करेंगे क्लास के बाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है? पहला ऑप्शन आपका है अहिंसा तथा शांति, ऑप्शन बी है अहिंसा तथा सत्य, और सी नंबर दिया गया है सत्य तथा शांति, और डी दिया गया है ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। तो दोस्तों आपको बता दें सत्य तथा अहिंसा गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में वर्णन किसका किया था? सत्य तथा अहिंसा का किया था। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, डब्ल्यू का तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब से, या वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब से, या वर्ल्ड वाइड वेब से? तो दोस्तों आपका 29 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का अर्थ क्या है?
वर्ल्ड वाइड वेब से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है दोस्तों, भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कार्य संस्कृति पर, या देश की सेवाओं पर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार का नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वो देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कार्य संस्कृति पर, देश की सेवाओं पर पड़ता है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम था वो था अबुल फाकिर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, जैसा आप अभी देख सकते हैं 5 से 6 प्रश्न अब्दुल कलाम जी से पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करके रहिएगा, इनकी जीवनी, इनका पूरा नाम, जन्म कब हुआ था और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र प्रणाली, या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न है जो पूछे गए हैं उसमें आप क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ए भी सही है, आर्थिक सुरक्षा, और या फिर आपका सी नंबर है लोकतंत्र की प्रणाली। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, उपरोक्त सभी यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार का जो कारण है वो आर्थिक सुरक्षा, असुरक्षा और लोकतंत्र की प्रणाली के आधार पर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड किसी को बताना चाहिए, केवल पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, केवल रिक्त संबंधियों के साथ, या फिर केवल 2 या 3 मित्रों के साथ। तो साइबर धोखे से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है कि निगमित प्रशासन क्या है, तंत्र का संग्रह, भारतीय कॉर्पोरेट, या मानक संहिता, या उपभोग संरक्षण कानून। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है निगमित प्रशासन। निगमित प्रशासन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट होगा, सही जवाब होगा। साइबर सुरक्षा पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर सुरक्षा आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, या साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से एक प्रणाली की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, साइबर सुरक्षा इन सभी से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन 36 है आपका, विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है अत्यधिक समय फेसबुक पर सक्रिय रहना, या अत्यधिक समय व्हाट्सएप पर सक्रिय रहना, या फिर बाहरी खेल के अनिच्छुक रहना, या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है ना तो अत्यधिक फेसबुक पर आपको डटे रहना, या फिर ना ही अत्यधिक व्हाट्सएप पर अपना समय एक्सपेंड करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा और अपने जो है लाइफ या दैनिक जीवन में उपयोग करिए, ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके, ना कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टा पर आप अपना समय बर्बाद करें। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, वैश्विक तापन संबंधित है। तो वैश्विक तापन किससे संबंधित है, वातावरणीय ताप ह्रास से, वातावरणीय ताप वृद्धि से। तो दोस्तों वैश्विक तापन जो है वो संबंधित है वातावरणीय ताप वृद्धि से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है। तो वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए, ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग कम कर देना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप डी नंबर टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधेरोपण तो करना अनिवार्य है, ईंधन चलित वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी द्वारा यानी सोलर प्लांट के
जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करिए, साइकिल का प्रयोग आप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एजी मार्क मानक की गारंटी है। एजी मार्क मानक की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 40, आकार, मात्रा, वजन या गुणवत्ता। तो एजी मार्क गुणवत्ता मानक की गारंटी है। एजी मार्क गुणवत्ता मानक की गारंटी है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, क्वालिटी मेंटेन के लिए। ओके, ऑप्शन डी सही है 40 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 41 आपका पूछा गया है कि 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अभी किस फर्म में निवेश किया है। 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने किस फर्म में निवेश किया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है कि इन्विटेक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, या टेक्सान, या डॉग स्पॉट, या फर्स्ट क्राई। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्विक्टस ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा जी ने निवेश किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 42 है, सृष्टि के मूल तत्व। सृष्टि के मूल कितने तत्व हैं। तो सृष्टि के मूल कितने तत्व हैं दोस्तों, 5 तत्व हैं। कौन कौन से, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये सृष्टि के 5 मूल तत्व हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी छात्र छात्राएँ जुड़ चुके हों, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा क्या है, दिशा निर्देश का पालन न करने के कारण की एक समस्या, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच का संघर्ष। ऑप्शन सी है, एक पेशावर दुविधा के समान, या मूल्य के बीच नैतिकता का संघर्ष। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्य के बीच नैतिकता या नैतिक संघर्ष। नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा है मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एक 44 नंबर प्रश्न आपका है कि साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है, गोपनीयता का आक्रमण, हैकिंग, या फ्रेजमेंट में कॉपीराइट, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा गोपनीयता का आक्रमण है, हैकिंग, या फ्रेजमेंट में कॉपीराइट, या उपरोक्त। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर आप ऑल ऑफ एबव पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपका पूछा गया था, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ है घेरना। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया था दोस्तों कहाँ से, NY रोनर से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NY रोनर। ओके, इसी प्रकार से आपके भी एग्जाम में आने हैं प्रश्न, तो इन सबको तैयार करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, प्रकृति, उपचार। तो इनमें से क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वच्छता। प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्वच्छता कहते हैं। ऑप्शन ए आपका हाइजीन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, बायोस्फीयर शब्द का अर्थ चट्टानों एवं खनिजों से है, पादप एवं जानवर, जल स्रोत, वायुमंडल एवं स्थल मंडल से है। तो बायोस्फीयर का जो संबंध है दोस्तों वो वायुमंडल और स्थल मंडल से है। ठीक इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका पूछा गया है, परितंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परितंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, एडिसन, टेंसले, या न्यूटन, या फिर मार्कोनी। तो परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, वो टेंसले के द्वारा दिया गया है, प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि है, एनर्जी इज कॉमन मेजर्ड इन। सामान्यतः ऊर्जा का जो मापन है वो किस में किया जाता है, कैलोरी में, किलोग्राम में, न्यूटन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्यतः दोस्तों ऊर्जा का जो मापन किया जाता है वो कैलोरी में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है जो कि पूछा गया है कि हरित प्राधिकरण कार्यालय कहाँ पर स्थित है, अयोध्या, फैजाबाद, नई दिल्ली, या काशी में। तो
यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो मुख्य, अगर हरित प्राधिकरण कार्यालय, तो मुख्य जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, हरित प्राधिकरण कार्यालय जो स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, कौन पर्यावरणीय चिंता नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरणीय चिंता नहीं है? वैश्विक तापन, ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा या फिर विकास? तो ओजोन पर पर्यावरणीय चिंता जो नहीं है वो विकास जो है ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर प्रश्न है, अजैविक को कहा जाता है? समुदाय, भौतिक वातावरण या पर्यावरण, आबादी, खनिज? तो आपको बता दें दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, भौतिक वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है अजैविक को। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 जो कि पूछा गया है, एक परितंत्र में पौधे होते हैं, एक परितंत्र में पौधे होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, सफाईकर्ता या अपघटक? तो एक परितंत्र में जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 जो कि पूछा गया है, परितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मांसाहारी। परितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता अगर पूछा जाता तो वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मांसाहारी होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पर ध्यान दीजिएगा, वन संरक्षण से पूछा गया है। देखिए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, एक तो 1980 में लागू हुआ है जो कि 86 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक ये जो कि वन पर्यावरण अधिनियम था, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है वो 1972 में लागू हुआ है। ये अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु किया गया है और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू है। भारत के पहले केवल नामित 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात में पूछा जाए कि वर्तमान में वन संरक्षण भारत में वन संरक्षण अधिनियम कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वन संरक्षण से अधिनियम के अंडर में, तो आप क्या बताएंगे? 101 राष्ट्रीय उद्यान इस समय हैं भारत में। 101 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। पहले नामित कितने थे? पहले केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन आज भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके ऑप्शंस की कि इनमें से वन संरक्षण से संबंधित कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है रणथंभौर प्रोजेक्ट। तो रणथंभौर प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है, किसके लिए जाना जाता है? ये टाइगर रिजर्व के लिए है, यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए है जो कि जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम यानी वन के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग के गड़े के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है आपका गिर, जो कि गुजरात में स्थित है और ये गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखेंगे ये एशियाई शेर के लिए है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो कि कहाँ पर स्थित है? ये नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी में ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में है, जो कि केरला में पड़ता है। ठीक है, ये आपके वन संरक्षण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, साइलेंट वैली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रणथंभौर प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये टाइगर रिजर्व से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग के गड़े के लिए, और गिर जो है ये एशियाई शेर के लिए है। ठीक है, तो पेड़ पौधों से संबंधित यानी वन संरक्षण से संबंधित जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, साइलेंट वैली। कहाँ पर स्थित है ध्यान रखेंगे, ये केरला में स्थित है।
जो कि कहाँ पर पड़ता है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, वन्य जीव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोजन का स्रोत है, भोजन व वस्त्र का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, या जैव नियंत्रित कारण है ये। तो ध्यान रखिएगा, वन्य जीव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जैव नियंत्रक कारक हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक जात जिसके लिप्त होने का खतरा क्या कहलाता है, संकटग्रस्त, सुक्षेप, दुर्लभ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, एक जात जिसके विलुप्त होने का जो खतरा है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, संकटग्रस्त कहलाता है। आपका यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने टिक किया है उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, वायु प्रदूषण का कारक है, इसमें से पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का कारक है कीटनाशी, धुआं, शोर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो धुआं है। आपका यहाँ पर सही आंसर है बी नंबर। 59 नंबर प्रश्न है, मुख्य प्रदूषणकर्ता मनुष्य, जंतु, या हाइड्रोकार्बन, या फिर वृक्ष। तो ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर है, 59 नंबर। तो 59 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोकार्बन गैस। हाइड्रोकार्बन गैस से मुख्य प्रदूषण करता है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, लाइकेन्स पूछा गया है कि लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं, लाइकेन शहर में नहीं पाए जाते हैं, इनका क्या कारण है। लाल शैवाल व कवक अनुपस्थित होते हैं इसलिए, या नमी न होने के कारण, या SO2 प्रदूषण के कारण, या फिर प्राकृतिक आवास नहीं मिलता है इसलिए लाइकेन शहरों में नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन शहरों में इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि SO2 का यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण लाइकेन शहरों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी लाइकेन से प्रश्न पूछे जाएं तो लाइकेन शहरों में ज़्यादातर नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर SO2 का प्रदूषण ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा गया है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। पहला दिया गया फर्न तथा साइकस, शैवाल तथा लिवर्टस, लाइकेन तथा मार्स, और नीम का पेड़ तथा आइकार्निया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 में जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, लाइकेन तथा मार्स। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, वो कौन से हैं, लाइकेन तथा मार्स। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन तथा मार्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। पहला दिया गया है पीड़नाशी, अपमार्जक, औद्योगिक व्यर्थ, NH3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अपमार्जक। जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, अपमार्जक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक व्यर्थ दोस्तों, क्योंकि पीड़नाशी, अपमार्जक जो है ये जल प्रदूषण का कारक नहीं है, और ना ही NH3 यानी अमोनिया है। औद्योगिक व्यर्थ यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, इसके कारण ज़्यादातर जल प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो आपका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, औद्योगिक व्यर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है जो कि पूछा गया, DDT है एक एंटीबायोटिक, उर्वरक, अजैविक, निम्नीकरण, प्रदूषण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, DDT इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म होता है। और पूछा गया है कि ये एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है, या उर्वरक है, या अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है, या फिर उपरोक्त में से क्यों नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, DDT एक प्रकार का अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो ये फर्टिलाइजर्स है, ना ही ये एंटीबायोटिक है। ये कीटनाशक के रूप में भी इसका पहले उपयोग करते थे मच्छर मारने के लिए, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है, इस पर बैन हो चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा 63 नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपका है कि जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत। जल व मृदा का जो जल और मृदा में प्रदूषण हो रहे हैं उसका प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि उद्योग रहेगा, या खदान, या ताप बिजली घर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जल व मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि
कृषि उद्योग जो है इंडस्ट्रियल लगाया जा रहा है उसके कारण भी हो रहा है, खदान जो हो रही है इसके कारण भी मृदा या जल का क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, और ताप बिजली घर से भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपका है लवणीकरण। लवणीकरण होता है अत्यधिक खेती से या खराब अफवाह से। तो आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 है जो कि पूछा गया था कि जल प्रदूषण का कारण, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। ये प्लावक की वृद्धि, उद्योग, बहिर्रिसाव, वर्षा या पादप तथा जंतु के शरीर का क्षय। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका इंडस्ट्रियल यानी कि इन्फ्लुएंस, जिसे औद्योगिक बहिर्रिसाव कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण का जो कारण है वो है औद्योगिक बहिर्रिसाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 67, धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण, धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण क्या है। रंध्र खुलने का, रंध्र बंद होने का, या पत्तियों में कुंडलित होना, या पत्तियों का पीलापन। अब धूल के मुख्य प्रभाव का कारण यहाँ पर पूछा गया, तो अब धूल के मुख्य प्रभाव क्या हैं इसको भी समझना होगा। तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो रंध्र होते हैं उसका बंद होने का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा आपका। धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है रंध्र का बंद होना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है। CO2 या फिर फ्लोरोकार्बन या फिर NO2 या ओजोन। तो दोस्तों आपको बता दें जेट जहाज से जो निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक है वो है फ्लोरोकार्बन। क्या है, फ्लोरोकार्बन। कार्बन के फ्लोराइड से जो धुएं निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, जेट जहाज से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए 69 नंबर जो कि पूछा गया है कि नई दिल्ली के वाहनों में कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है। SO2, राख, CO या हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप सही आंसर क्या करेंगे, बी नंबर जाएंगे यानी राख। नई दिल्ली के वाहनों में कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता, तो राख नहीं निकलती है, फ्लाई ऐश नहीं निकलता। ऑप्शन बी यहाँ पर 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कमेंट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप सबकी संख्या रहती है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर आप लोग बात करते हैं, आपस में बात करने का समय नहीं है दोस्तों, ये अभी आपके पढ़ने का समय है। और जब भी क्लास हो तो आप प्रयास यही करिए कि आप अनर्गल चैट बिल्कुल ना करिए और आपस में बात करने का प्रयास ना करिए। आप कर रहे हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें एक दूसरे को गलत बोलना ये अनुचित है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे दोस्तों ना चाहकर भी आप सबको ब्लॉक करना पड़ेगा। और मेरा प्रयास ये नहीं है, मेरा प्रयास ये है कि आप सबको शिक्षा देना। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी को भी दिक्कत हो रही है तो वो बात मुझ तक आती है। तो मेरा प्रयास ये है और आप सबसे मेरा निवेदन भी है कि जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग डिसिप्लिन में रहिए। अभी आपका दोस्तों बहुत ही बहुमूल्य समय है। अगर आपने ये समय अभी ख़राब आपने कर दिया, आप ये समझ रहे हैं अभी समय हमारे पास है, 2-4 मिनट से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1 मिनट अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप यही क्लास देखिए, बिल्कुल मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पर करिए जो कि आपका भविष्य उज्जवल बना सके। शिक्षा ही एक ऐसा है दोस्तों जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए और अपने आप के साथ तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, हमेशा आप सबके साथ धोखा करें चलेगा, लेकिन अपने आप के साथ जिस दिन अपने आप से धोखा आप करेंगे ना तो आपको बहुत बाद में बहुत दिक्कत होगी। जब हम भी आप लोग की तरह थे तो हमें इतनी समझ नहीं थी, बाद में समझ में आया कि सारी चीज़ें होती हैं। और यही मेरा प्रयास है कि मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा ना करें जो आपके लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन यही है कि पुनः मैं एक बार कहूँगा कमेंट सेशन में ज़्यादातर आप लोग वार्तालाप ना करें, क्लास पर ध्यान दीजिए, आंसर करते रहिए। ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो है ये मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में है। ऑप्शन बी आपका सही है 70 नंबर का। चलिए
71 नंबर प्रश्न आपका है, मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है वहित मल से या फिर घरेलू अपमार्जक तथा पेस्टिसाइड से, ऑटोमोबाइल रेचक तथा उद्योग से, रसायनों से या कीटनाशक से। तो आप सभी लोग बताइए, मुख्य तथा सर्वाधिक वायु प्रदूषक यहाँ पर पूछा गया है, तो वायु प्रदूषक किससे होता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मुख्य तथा जो सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है वो ऑटोमोबाइल रेचक तथा उद्योग के रसायनों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सी नंबर ऑप्शन टिक करेंगे, सही आंसर आपका सी नंबर होगा। ओके, चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव एक स्थान की वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति पर या वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर या प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र पर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर, एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर। प्रदूषक का पहला सर्वाधिक प्रभाव कब पड़ेगा, जब किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको पता होगा कि कैसी वहाँ की वनस्पति है। वातावरण के प्राकृतिक संतुलन, यानी वातावरण में जो प्राकृतिक संतुलन है वहाँ का कैसा है। प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र उस स्थान का कैसा है। तो यहाँ पर आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, जो कि पूछा गया है कि पेड़ की कटाई घटती है वर्षा, मृदा अपरदन, तूफान या भूस्खलन। तो पेड़ की कटाई कब घटती है, रेनफॉल, यानी पेड़ की कटाई घटती है वर्षा। क्या घटाती है, जब आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल हैं, आप देख रहे हैं कि पहले आप जब बचपन में देखते थे तो आपके गांव के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ रहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, जगह जगह पर पेड़ कट जा रहे हैं। जो आपके आसपास की झाड़ियाँ थीं वो क्या हो रही, ख़त्म हो रही। तो उसका प्रभाव पड़ेगा। पेड़ की कटाई जो है वो कम कर रही है वर्षा को। आप देख रहे हैं ज़्यादातर वर्षा इस बार भी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वर्षा नहीं हुई है, बहुत ही कम वर्षा हुई है और लास्ट में जाकर के वर्षा हुई थी। तो इसका कारण भी एक प्रकार का कारण है वर्षा। ठीक है, पेड़ की कटाई, जो पेड़ की कटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेड़ की कटाई जो घटाती है वो वर्षा को घटाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपका पूछा गया है कि वायु के बिना जीवन, अगर वायु के बिना जीवन है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण से मुक्त, या ऑक्सीजनी है, या जीवन के समय में कमी है, या असंभव। तो वायु के बिना जो जीवन होता है वो ऑक्सीजनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजनी कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 74 का सही आंसर है। यहाँ पर आप असंभव नहीं, वायु के बिना जीवन असंभव है, ये कहना सही है, असंभव है, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि वायु के बिना जीवन क्या असंभव है या नहीं, ये नहीं पूछा गया। वायु के बिना जीवन कैसा होगा, तो वायु के बिना जीवन जो होता है वो ऑक्सीजनी होता है, यानी जब तक आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक आपका जीवन है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप असंभव पर नहीं टिक करेंगे, ना ही जीवन के समय में कमी आप टिक करेंगे। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, ऑक्सीजनी जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, बेंथोस, पादप प्लावक, नेप्टान या जंतु प्लावक। तो दोस्तों आपको बता दें कि जलीय तंत्र में आसानी से गति जो करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, सभी लोग बताएंगे कि वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पादप प्लावक। ठीक है, जलीय तंत्र में आसानी से जो गति करते हैं वो जीव कहलाते हैं पादप प्लावक। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है और मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 तो मेरे हिसाब से पादप प्लावक होना चाहिए, फिलहाल यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड है। तो 75 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको क्लियरली आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि पूछा गया परितंत्र में होते हैं, परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक घटक, पादप तथा जंतु, उत्पादक तथा उपभोक्ता, या शाकाहारी तथा मांसाहारी। तो एक परितंत्र में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक होते हैं, दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 77 है किसी खाद्य श्रृंखला में किसी खाद्य श्रृंखला की
पहली कड़ी हरे पादप हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। ये मृदा में भली प्रकार से स्थित होते हैं। केवल उन्हीं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थित वायुमंडलीय CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादप हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, क्योंकि ये मृदा में भली प्रकार से स्थित होते हैं। केवल उन्हीं में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है। किसमें? हरे पौधों में, ठीक है, या हरे पादप में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 77 नंबर का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो कि पूछा गया है, प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे अनुपयोग होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मीडोब, नदी के किनारे, वन क्षेत्र, गुफा या तालाब। तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से निम्नलिखित कौन सा स्थिति सबसे अनुपयोग है। तो यहाँ पर गुफा सबसे अनुपयोग है। यहाँ पर आपका केप सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, गुफा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस बार है, पूछे जरूर जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन या फिर प्लावक या फिर उपरोही। 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा, फॉरेस्ट। वन जो है वो जल चक्र को नियंत्रित करता है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर वन कम हो रहे हैं, पेड़ की कटाई हो रही है, वहाँ पर शहरीकरण बन रहा है, उद्योग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहे हैं, तमाम प्रकार के पेड़ को, जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये नियंत्रित करता है आपकी वर्षा को। तो जल चक्र को नियंत्रित जो करने का कारक है वो कौन करता है? वन करता है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका है कि घास स्थल इकोतंत्र, घास स्थल इकोतंत्र परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? रेखीय होगा, सीधा होगा या अनियमित होगा या उल्टा होगा? तो ये अपराइट होगा। घास स्थल इकोतंत्र परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड है दोस्तों वो सीधा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा गया ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा रहता है दोस्तों? ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्लावक, पादप प्लावक होते हैं, पादप प्लावक होते हैं, स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं या फिर रसायन पोषी होते हैं या फिर ये कीट भक्षी होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, पादप जो प्लावक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर जो है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 जो कि पूछा गया, परितंत्र के दो घटक, परितंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो परितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये परितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84 जो कि पूछा गया, परितंत्र में खाद्य स्तर क्या कहलाता है? परितंत्र में खाद्य स्तर क्या कहलाता है? पोषी स्तर, उपभोक्ता स्तर, उत्पादक स्तर या फिर शाकाहारी स्तर। तो आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पोषी स्तर। परितंत्र में खाद्य जो स्तर है वो क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पोषी स्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो कि पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव, खाद्य श्रृंखला के आधारीय जीव हैं शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी पादप या मृतपोषी जीव या फिर मांसाहारी। तो इसका जो सही आंसर है 85 नंबर का दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी पादप। खाद्य श्रृंखला के आधारीय जो जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषी पादप हैं, इसीलिए आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 जो कि पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? उर्वरक इसमें से पूछा गया नहीं है, तो DAP ये आपका उर्वरक है। दूसरा ऑप्शन है NPK, ये भी आपका DAP के अंतर्गत आता है। दो प्रकार की DAP आती है, एक सरदार और एक आती है NPK, तो ये दोनों आपके उर्वरक के रूप में है।
ऑप्शन सी है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन जो है ये उर्वरक के रूप में नहीं है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका है यूरिया, ये भी उर्वरक से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी, ये उर्वरक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 जो कि पूछा गया निम्नलिखित में से कीटनाशी नहीं, इनमें से कौन सा कीटनाशी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डीडीटी। डीडीटी भी एक कीटनाशी है जो कि मच्छर मारने के लिए पहले प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी है 2,4-D। 2,4-D दोस्तों ज़्यादातर इसका यूज जो है खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। और सी ऑप्शन है गैमेक्सिन, ये भी आपका एक कीटनाशी है और यूरिया भी एक प्रकार का कीटनाशी है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 2,4-D ये एक प्रकार का कीटनाशी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 जो कि पूछा गया है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। पहला ऑप्शन है कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है 88 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे और 89 नंबर प्रश्न आपका है जो कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारक है। पॉप संगीत, निर्वाचन रैली, भारी ट्रक हॉर्न या जेट उड़ान। तो दोस्तों निम्नलिखित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण पूछा गया है। तो पॉप संगीत ये हमेशा है नहीं, निर्वाचन रैली ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन सी, भारी ट्रक हॉर्न जो है एक प्रकार का अधिकतम ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। कैसा? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या भारत से अधिक है। निम्नलिखित में से भारत की जनसंख्या से अधिक किस देश की जनसंख्या है। तो आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है दोस्तों, पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। इसलिए आप यहाँ पर बी आंसर टिक करेंगे, चाइना का। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNIP कहते हैं, किसके द्वारा शुभारंभ हुआ था। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा या फिर G7 के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है अर्थ आवर कार्यक्रम संबंधित है। अर्थ आवर कार्यक्रम किससे संबंधित है? धनार्जन से, पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करना या करने का सांकेतिक कार्यक्रम या सॉफ्टवेयर उच्चीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें अर्थ आवर कार्यक्रम जो है ये संबंधित है दोस्तों पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का सांकेतिक कार्यक्रम एक प्रकार का है। इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93 जो कि पूछा गया था NTG का पूरा नाम। तो NTG का जो पूरा नाम है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर क्वेश्चन, NTG ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहला है नायलॉन, प्लास्टिक या कोई सिंथेटिक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों NTG ने नायलॉन से जो बने पतंग की डोर आती थी, मांझा आता था, उस पर क्या लगा दिया गया है? उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है 94 नंबर क्वेश्चन का। ये धागा बड़ा खतरनाक था दोस्तों, इसका मांझा ऐसा था कि अगर आपकी उंगली में फंस जाए और आप तेज़ी से खींच सकते थे तो उससे क्या होता, हाथ आपका कट जाता। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 आपका है साइबर अपराध का नियंत्रण किया जा सकता है। तो साइबर अपराध का नियंत्रण हम साइबर शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, साइबर जागरूकता जब होगी तभी आप कर पाएंगे, और साइबर कानून। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ऑल ऑफ एबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। साइबर पुलिस थानों की स्थापना, साइबर धोखा के लिए हेल्पलाइन स्थापित किया है, या साइबर कानून बनाकर, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अपराधियों को, साइबर अपराधों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये सभी कदम उठाए हैं
इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है? वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है? पहला दिया गया है, यह ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताता है, या वायु की गति में सल्फर को मापता है, या आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। ऑप्शन नंबर डी है, ये हवा के रंग की जांच करता है। तो वायु गुणवत्ता इंडेक्स दोस्तों क्या करता है? हवा के रंग की पहचान करता है, हवा की गुणवत्ता की पहचान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 97 नंबर का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता रहता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले उसे काटने से रोक देंगे, या वन अधिकारी को सूचित कर देंगे, या दोनों कार्यक्रम करेंगे, या संज्ञान लेने से बचेंगे? तो यदि कोई हरा पेड़ काट रहा है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि आप उसको काटने से रोकेंगे कि आप हरा पेड़ मत काटिए। वन अधिकारी को उसके बाद में अगर वो नहीं मान रहा है तब आप वन अधिकारी को सूचित कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करेंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर, सही जवाब ये रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? टमाटर, तंबाकू, तरबूज या उपरोक्त सभी? 99 नंबर प्रश्न, सभी लोग कमेंट सेशन में जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन के संकेतक के रूप में ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर तंबाकू, देखिए बी ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और ना ही तरबूज हो सकता है, ना ही उपरोक्त सभी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से टमाटर होना चाहिए, लेकिन कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ इसमें। ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है फिलहाल इस टॉपिक के संबंधित कि ओजोन में कौन सा पौधा सहायक करता है। हालांकि मेरे हिसाब से जो सही आंसर हो, तंबाकू तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाते हैं, बाकी सी बचता है और आपका ए बचता है टमाटर। मेरे हिसाब से टमाटर होना चाहिए, क्योंकि टमाटर में जो है लाइकेंस पाए जाते हैं, इसके लाइकेंस के कारण, वर्ग प्रवृत्ति के कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ प्रदूषक हो सकता है ओजोन के संकेतक के रूप में टमाटर का पौधा कार्य करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का मैं प्रयास करूँगा कि कमेंट सेशन में इसका जवाब दे दूँ। ओके, चलिए, अगर मुझे क्लियरली पता होता है तो मैं आपको कमेंट सेशन में बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि आप देख लीजिएगा अगर आपके पास सीरीज़ है या बुक है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को,